कल 18 मार्च थी, होली थी, इसलिए कल का न्यूज़पेपर नहीं छपा है। इसलिए हम द हिंदू की वेबसाइट में जा कर के कुछ कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लेते हैं। पीआईबी पर भी मैं जा कर के देखा था तो उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं थी, इसलिए हम पीआईबी से न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, द हिंदू से ही देख ले रहे हैं। इसमें 18 मार्च के न्यूज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसके लिए आने वाले टाइम में किस प्रकार से ग्लोबल ट्रीटी हो सकती है। ग्लोबल ट्रीटी मतलब कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ नियम, शर्तें, संधियां, कानून आने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने की बात यहाँ पर करी जाती है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मल्टीलेटरल डील सिंस द पेरिस एकॉर्ड। पेरिस समझौता हुआ है तब से आज तक का देखोगे आप रिकॉर्ड तो ये सबसे महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल मल्टीलेटरल डील मानी जा रही है, ऐसा कहना है यूएनईपी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। यूएनईपी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, शॉर्टकट में कहेंगे तो यूनेप, यूएनईपी। ये एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। यूएन नेशन के अंडर में आती है यूएनईपी। इट कोऑर्डिनेट्स द यूएन्स एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। यूनाइटेड नेशन के जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोऑर्डिनेट करने का काम ये करती है। ये सहायता करती है डेवलपिंग कंट्री की इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। एनवायरमेंट के लिए हेल्दी पॉलिसी और प्रैक्टिस को अपनाने में सहायता करने का काम करती है यूएनईपी। इट वॉज फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। ठीक है, इसका फाउंडेशन रखा गया था कब? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो सब्जेक्ट रखा गया था 1972 में। इट हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एमंग यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज। बताया जा रहा है कि इसके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एनवायरमेंट प्रॉब्लम को लेकर के। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज या फिर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन आर ओवरसीन बाय द यूएन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनएफसीसी एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन कैसे करके हम निपट सकते हैं, ये भी कुछ काम रहते हैं किसके, जैसे कि यूएन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएनएफसीसी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। आगे बताया जा रहा है यूएनईपी's एक्टिविटीज़ cover a wide range of issues regarding the atmosphere, marine and terrestrial ecosystem, environmental grievance and green economy। तो यूएनईपी की एक्टिविटी किस किस क्षेत्र में है? जैसे कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कंट्री फेस कर रहा है, कोई प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की भी देखभाल करने का काम करता है, पॉलिसी बनाने का काम करता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल ग्रीवांस एंड ग्रीन इकोनॉमी, ये इसके कार्यक्षेत्र बताए गए। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो यूएन एनवायरमेंट है इस्टेब्लिश्ड द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी इन 1988। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूएन एनवायरमेंट दोनों ने मिलकर के इस्टेब्लिश करा था आईपीसीसी को 1988 में। आगे बताया जा रहा है यूएन एनवायरमेंट इज आल्सो वन ऑफ सेवरल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। UN Environment is also one of several implementing agencies for the Global Environment Facility। UN Environment, ठीक है,
उन एजेंसी में शामिल हैं जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इस टाइप की एजेंसी में से। एंड द मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मल्टीलेटरल फंड फॉर मॉन्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी शामिल है इस। इट इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है। यूएनईपी हैज़ रजिस्टर्ड सेवरल सक्सेस सच एस 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड 2012 में मीना माता कन्वेंशन, ए ट्रीटी टू लिमिट टॉक्सिक मरकरी। इसने कहाँ कहाँ पर सफलता पाई है, कौन कौन से क्षेत्र में? जैसे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। इसके अलावा 2012 में मिनी माता कन्वेंशन आयोजित किया गया, जो कि ट्रीटी थी जो टॉक्सिक मरकरी है ना उसको हमें कम करना है। यूएनईपी हैज़ स्पॉन्सर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोलर लोन प्रोग्राम। इसने स्पॉन्सरशिप किया है सोलर लोन प्रोग्राम्स को। द सोलर लोन प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय यूएन एनवायरनमेंट हेल्प फाइनेंस सोलर पावर सिस्टम इन इंडिया। और इंडिया ने भी इसका फ़ायदा उठाया है, इंडिया को भी कुछ रुपए पैसे दिए गए हैं फाइनेंस के रूप में। कुछ कुछ रिपोर्ट है जो कि ये जारी करता है, जैसे कि इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थी प्लानेट। 4 प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद मेजर प्रोग्राम्स ऑफ यूएनईपी, कौन कौन से प्रोग्राम ये चलाया है, जैसे कि क्लीन अप द वर्ल्ड, बिलियन ट्री कैंपेन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून। ये सारी चीज़ें हमें देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो 2 मार्च 2022 की डेट बताई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईए इसने वोट दिया ताकि फॉर्मुलेट किया जा सके इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को 2024 तक, जिससे कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड कर सकें 2024 में। द डिसीजन वाज टेकन एट द 5th सेशन ऑफ यूएनईए इन नैरोबी, केन्या, and was agreed upon by representative from 175 nations। बताया जा रहा है कि 5वें नंबर का ये सेशन था नैरोबी केन्या में यूएनईए का, और इसमें सहमति प्राप्त हुई 175 देशों की। 10 रिजोल्यूशन आइडेंटिफाइज द थ्रेट दैट प्लास्टिक पोल्यूशन पोजेस टू ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल एनवायरमेंट्स। इसके अलावा फोकस ऑन द नीड टू अंडरटेक मेजर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली रिड्यूस देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। इसके अलावा ऑल एनवायरमेंट्स एंड फोकस ऑन द नीड टू अंडरटेक मेजर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक। पूरी लाइफ साइकिल तक प्लास्टिक की, ठीक है, क्या ये इफ़ेक्ट डाल रही है इन्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इस पर किया गया। द ओवरऑल थीम ऑफ यूएनईए सेशन वाज स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएनईए के 5वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हो गई थी या बैठक हुई थी, उसका ये थीम यहाँ पर बताया गया। एंड गेव द मेंबर स्टेट ए प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। यदि आपके देश ने कोई अच्छी सी प्रैक्टिस अपनाया है तो उसको वो शेयर कर सकता है इस मंच पर। तो रिजोल्यूशन आखिर है क्या चीज़? तो बताया जा रहा है यूएनईए रिजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एस्टेब्लिशेस एन इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी विच इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स ड्राफ्ट एग्रीमेंट बाई 2024। एक कमेटी है, ये 2024 तक अपना ड्राफ्ट एग्रीमेंट सबमिट करेगी। आगे बताया जा रहा है द इंस्ट्रूमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू लीगली बाइंडिंग इन नेचर
इसका नेचर किस प्रकार का रहेगा, लीगली बाइंडिंग, और वुड मेंटेन अल्टरनेटिव टू द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की जगह आपको दूसरा चीज़ ऐसा बनाना है। एज वेल एज द डिज़ाइन ऑफ रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जो रीयूज़ हो सकें, उनकी रिसाइकलिंग हो सके, एंड मटेरियल्स, and the need for improved international collaboration for scientific and technical cooperation among member state। साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन भी जरूरी है सभी मेंबर स्टेट के बीच में। बताया जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड टू कन्वेन ए फोरम बाय द एंड ऑफ द ईयर। यूएनईपी एक फोरम को कन्वेन करेगा इस साल के अंत तक, ताकि शेयर किया जा सके नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिस को। बताया जा रहा है ये जो कमेटी है इसके मेंबर्स विल देन पार्टिसिपेट इन ओपन डिस्कशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 years until they come up with the draft instrument। इसके अलावा इसमें बात करी जाती है कि ये जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है इसमें प्राइवेट प्लेयर की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट कंपनियां या फिर केवल गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी है कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करें। प्राइवेट कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे करके कम किया जा सकता है। अब न्यू ट्रीटी है, इसको लेकर के कौन कौन से कंसिडरेशन है ये बात यहाँ बताई जाती है। The treaty to end global plastic pollution will focus on elements like global objective to tackle marine and other type of environmental pollution and their impact, and worldwide obligation and measure throughout the life cycle of plastic, right from product design to waste management। समुद्र में जो प्लास्टिक का कचरा मौजूद है उसका समुद्र के जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। यदि वो जो जल है हमारे पीने वाले जल तक पहुंच जा रहा है तो उसका क्या असर पड़ रहा है। तो प्लास्टिक का पूरा जो लाइफ साइकिल चल रहा है जब तक वो एंड नहीं हो जाता है तब तक इसका अध्ययन किया जा रहा है। द प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी विल आल्सो इंक्लूड mechanism for providing scientific information relevant to the policies of the resolution। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा हेल्प करना फाइनेंशियल सपोर्ट की फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब हर कोई इतने आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, हर कोई देश, उसके लिए उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाइड करेगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, ठीक है, जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या महत्व है, एंड देयर ओल्ड एज प्रैक्टिस को, टू कीप इन्वायरमेंट्स पोल्यूशन फ्री, एंड कॉल्स फॉर द नॉलेज ऑफ दीज कम्युनिटीज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय INC। अब बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने की जो जनजातियाँ हैं उनकी जो पुरानी प्रथाएँ हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में पॉल्यूशन बहुत कम था, वो लोग कैसे करके बिना प्लास्टिक के सरवाइव कर जाते थे। इसके अलावा बताया जा रहा है इस संधि में ये भी ध्यान रखा जाएगा नेशनल एक्शन प्लान्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेजर को, ठीक है, ताकि हम अचीव कर सकें एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन गोल को। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है, यदि कोई देश अच्छा काम कर रहा है तो उसका मेजरमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है, प्रोग्रेस असेसमेंट भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ इंडियाज स्टैंड ऑन द ट्रीटी, इंडिया का क्या स्टैंड है इस ट्रीटी में। स्पीकिंग एट स्पेशल सेशन टू मार्क 15th एनिवर्सरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ UNEP इन नैरोबी केन्या, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिकॉल किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2018 के स्टेटमेंट टू एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, ठीक है।
नरेंद्र मोदी ने 2018 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट करने की बात करी थी, तो ये बात भी हमारे मिनिस्टर की तरफ से वहाँ रखी गई। 2018 में इंडिया के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन पर, ठीक है, वर थीम्ड ऑन बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। दिस call of India provided the momentum leading to significant action on the plastic pollution around the globe, culminating in the historic resolution and its adoption, ऐसा यादव का कहना है। एक न्यूज़ आई है गुजरात से, बताया जा रहा है गुजरात के स्कूल में भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। ए स्टेट गवर्नमेंट सर्कुलर का कहना है आइडिया वाज टू कल्टिवेट ए सेंस ऑफ प्राइड एंड कनेक्शन टू ट्रेडिशन। हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उनका कनेक्शन समझाना बच्चों को, इसके अलावा, ठीक है, अपनी ट्रेडिशंस पर गर्व करना, उनको रिलेट कर सकें, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ाना चाहते हैं। इन गुजरात द भागवत गीता विल बी ए पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस फॉर क्लास 6 से लेकर के 12, कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा। 2022-23 का जो एकेडमिक ईयर है यहाँ से ये शामिल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट वाज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ग्रेड फर्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो एक और अनाउंसमेंट हुआ था जो कि रिगार्डिंग है किसके, इंग्लिश के इंट्रोडक्शंस, ये पहली ही ग्रेड से इसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं होयसल स्मारकों के बारे में कर्नाटका में, ठीक है। बताया जा रहा है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल सकता है। द होयसला टेम्पल्स एट बेलूर, हालेबीडू एंड सोमनाथनपुरा आर इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन कुछ ही ऐसे और अधिक टेम्पल्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सेम पीरियड कुड जॉइन द लिस्ट इन द फ्यूचर। एक ही टाइम पीरियड वाले कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हो सकते हैं। द होयसला टेम्पल्स एट बेलूर, ठीक है, हालेबीडू एंड सोमनाथपुरा आर इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन एस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन some few more temples belonging to the same period could join the list in future। फ्यूचर में कुछ ही मंदिर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और ये इसकी जो सीरियल नॉमिनेशन प्रोसेस है ना, वो प्रोवाइड करती है फॉर एक्सटेंशन ऑफ साइट्स अंडर द सेम कैटेगरी if the new site meets the UNESCO's criteria of displaying outstanding universal value besides sharing the same attribute as that of the monuments that were originally included as World Heritage Site। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जिसका उल्लेख किया गया है, इनको हम समझ लेते हैं। अब यूनेस्को के कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि वो जो स्मारक है, मोनूमेंट्स है, वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शेयर करता है सेम एट्रीब्यूट्स एज दैट ऑफ मोनूमेंट्स दैट वर ओरिजिनली इंक्लूडेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये चीज़ तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी कुछ खास पहचान उसकी होना चाहिए। तो बेलूर और हेलेबीडू हैव बीन इन द टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014। 2014 से ही कहना चाहिए टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हैं, अनिश्चित कि आखिर होंगे या नहीं होंगे शामिल। दे वर नॉमिनेटेड एज द सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसलास। इनको नॉमिनेट किया गया था द सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसलास के रूप में, टू विच
द कीसवा टेम्पल एट Somnathpura was included as part of the serial nomination process. The three monuments await the final declaration as a UNESCO site. बताया जा रहा है यदि ये जो मॉन्यूमेंट्स है ना, इनको अप्रूवल मिल जाता है कि हम इनको इंक्लूजन कर रहे हैं एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो दे विल बी कलेक्टिवली व्यूड एज ए सिंगल नॉमिनेशन। तो सबको एक सिंगल नॉमिनेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि हम 2-3 मंदिरों के नाम इकट्ठे बता रहे हैं, विथ द न्यू वंस बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी। बताया जा रहा है यूनेस्को डिफाइंस करता है सीरियल नॉमिनेशन को एज एनी टू या फिर मोर अनकनेक्टेड साइट, कोई भी 2 साइट या फिर और से भी ज़्यादा अनकनेक्टेड साइट that may contain a series of cultural or natural property in different location, provided they are related because they belong to the same historical and cultural group। अलग अलग जगह पे मान के चलो 2 ठो का नॉमिनेशन हुआ है, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा है जो कि अनकनेक्टेड साइट है, अब उनमें कंटेन हो सकता है सीरीज ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज, है ना, इन डिफरेंट लोकेशन, प्रोवाइडेड दे आर रिलेटेड बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ग्रुप। अब उनको जो है सेम ही हिस्टोरिकल और कल्चरल ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है, भले ही वो अलग अलग जगह क्यों ना मिली हों, क्योंकि उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो सेम है। बताया जा रहा है एस मैनी एस 14 फोर्ट इन महाराष्ट्र वर क्लब्ड फॉर सीरियल नॉमिनेशन। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र के 14 जो किले हैं वो सीरियल नॉमिनेशन के लिए थे एस मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। और बताया जा रहा है ये सब ठीक है टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को के, 1 साल हो गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं MDONER से रिलेटेड, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं MDONER, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो द मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2001। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था 2001 में और कन्वर्टेड किया गया था इनटू ए फुल फ्लैज मिनिस्ट्री इन 2004। 2001 में गठन हुआ, इसके बाद फुल फ्लेज मिनिस्ट्री के रूप में 2004 से काम करना इसने चालू कर दिया। अर्लियर दिस वीक यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जी किशन रेड्डी ने अप्राइज्ड किया था, ठीक है, आगाह किया था द राज्यसभा अबाउट द इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्रूव डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन द रीजन। तो राज्यसभा में इसके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा था, इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री ने कौन से इनिशिएटिव टेक किए, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उल्लेख किया टू इम्प्रूव डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन द रीजन। आगे फिर इसमें बात बताई जाती है कि ठीक है गवर्नमेंट ने कितने रुपया खर्च करी है लास्ट 7 ईयर्स में ताकि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो बढ़ सके। इसके अलावा एडिशनली ये जो मिनिस्टर है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था हाउस को कि टोटल कितने रुपया स्पेंड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टुवार्ड्स हेल्थ केयर इन द रीजन सिंस 2014 से हेल्थ केयर में हमने केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करी है। और बताया जा रहा है कि ट्रेन की कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, 2014 के पहले ट्रेन की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती थी ओनली गुवाहाटी तक, इसको बाद में एक्सटेंड किया गया त्रिपुरा तक, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक। टू फर्दरेस्ट बूस्ट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी 121 टनल का निर्माण किया गया इस रीजन में।
और इसके अलावा बताया जा रहा है कि पीस एंड सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़िया रही इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ठीक है, 2696 एक्सट्रीमिस्ट ने सरेंडर किया 2020 में। ठीक है, और जबकि 2014 में 291 लोगों ने सरेंडर किया था। तो DONER के बारे में बताया जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्लानिंग, उसका एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन, इसके अलावा मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं डेवलपमेंट वाले कामों का, ये सारा काम कौन करता है? ये वाली मिनिस्ट्री काम करती है। इसको सेटअप करे थे 2001 में, फिर बाद में इसको हमने फुल फ्लैग मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिए 2004 में। बताया जा रहा है इट इज़ द ओनली मिनिस्ट्री विथ ए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड फंक्शन टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंटल इफोर्ट इन द रीजन। ये कोऑर्डिनेट करती है स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के साथ में। इसके अलावा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ फैसिलिटेटिंग एड डेवलपमेंट इनिशिएटिव।